एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है ना, इसके जो क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, दूसरा पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखे, तो वो आप लोग जो पार्ट्स हैं उनको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फर्स्ट देखिए, आप लोग सेशन ज़रूर देखा कीजिए और पूरा देखा कीजिए बिना स्किप करके। क्यों? क्योंकि देखिए, जब चीज़ें स्किप करके हम देखते हैं तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, है ना। और जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आधी अधूरी चीज़ें समझ में आती हैं, तो फिर हम उसका आंसर अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि हम आप लोगों को बाइलिंगुअल चीज़ें बताते हैं, क्योंकि बाइलिंगुअल से ये होता है कि भाई इंग्लिश में है उसको हमने हिंदी में कन्वर्ट किया, और जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो भाई चलिए क्वेश्चन पर, इससे पहले आप लोग लाइक कर ज़रूर देना भाई, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और न्यू है चैनल पर तो लाइक भी ज़रूर करके और उसके बाद सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ये पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है, और जब नोटिफिकेशन पहुंचता है तो हर एक क्लास आपको मिल जाती है, और जब हर क्लास मिल जाती है ना, तो आप लोग क्या है, आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाती है। कुछ लोगों के कमेंट आने लगते हैं कि मैम आपका क्लास नहीं मिल रहा है, किस टाइम क्लास चलती है। तो यही वजह है कि आपने सब्सक्राइब शायद नहीं कर रखा हो, और वैसे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है जैसे ही क्लास यहाँ से आप लोगों को दी जाती है ना। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है भाई आपका, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज स्टोरी मेथड। तो आंसर आपको हो जाता है व्हाट इज स्टोरी मेथड, यानी स्टोरी मतलब क्या होता है। स्टोरी मतलब होती है कहानी। स्टोरी मतलब क्या होता है, तो हो जाती है कहानी। और मेथड मतलब क्या हो जाता है, तो मेथड मतलब हो जाता है विधि, यानी कोई चीज़ है और आप उसका तरीका विधि, इसी को तो कहेंगे ना। तो व्हाट इज स्टोरी, तो यानी मेथड तो जो आपका हो जाता है कि कहानी विधि क्या है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं आंसर। इन दिस मेथड ए सिंपल स्टोरी इज टेकन, यानी कहने का मतलब ये हो जाता है, इस विधि में एक सरल कहानी ली जाती है, क्योंकि जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो भाई सरल कहानी लेंगे तो बच्चों को समझ में भी आएगी, और उलझी हुई तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सारे कैरेक्टर एकदम से कम कैरेक्टर हों, बहुत इंटरेस्टिंग हो, ये सब चीज़ें हो जाती है ना। तो आप लिख सकते हो, यानी इन दिस मैथड ए सिंपल स्टोरी इज टेकन विच इज इंटरेस्टिंग, यानी देखिए इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, इज डीलिंग विद कनेक्टेड विद द चाइल्ड्स एवरीडे लाइफ, यानी जो उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी होनी चाहिए। तो बच्चे क्या करेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे, चीज़ों को सीखेंगे भी। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द डिफिनेशन ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण की परिभाषा बताएं, यानी डिफिनेशन का मतलब क्या होता है, तो डिफिनेशन का मतलब हो जाता है परिभाषा। क्या हो जाता है डिफिनेशन का मतलब, तो परिभाषा हो जाता है। तो आपको इसके क्या बताना है, दृष्टिकोण की परिभाषा बतानी है। डिफाइन द यानी डिफिनेशन ऑफ अप्रोच। एंथोनी डिफाइंस अप्रोच इज in these words it states a point of view of loss or a assumption which one believes but connect necessarily pro, यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रो हो जाता है, ठीक है ना। कि एंथनी दृष्टिकोण को इन शब्दों में, यानी एंथोनी के शब्दों में, जैसे किसी की परिभाषा बताते हैं तो आप लिखते हैं स्किनर के शब्दों में, अरस्तु के शब्दों में, तो यहाँ पे किसके शब्दों में है, तो यहाँ पे एंथनी के शब्दों में है। तो क्या कह रहे हैं कि एंथनी ने यानी इनके दृष्टिकोण को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है कि वो एक दृष्टिकोण या दर्शन या एक धारण को बताता है जिस पर कोई विश्वास करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसे साबित कर सके, ये कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी शिक्षण के विभिन्न दृष्टिकोणों और तरीकों की व्याख्या करें। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना हो जाता है, द डिफरेंट यानी विभिन्न हो जाता है ना। तो डिफरेंट का मतलब क्या होता है, विभिन्न होता है। अप्रोच का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण होता है, और मेथड मतलब क्या होता है, तो विधि हो जाती है।
है ना। तो अंग्रेजी शिक्षण के विभिन्न दृष्टिकोण और तरीकों की व्याख्या करें। दीज आर फॉलोइंग अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी शिक्षण के निम्नलिखित दृष्टिकोण और तरीके हैं। क्या क्या? दीज आर फॉलोइंग अप्रोचेस एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी क्या कह रहे हैं कि शिक्षण के निम्नलिखित दृष्टिकोण और तरीके हैं। तो क्या कौन कौन से तरीके हैं? तो सबसे पहले आपका हो जाता है द स्ट्रक्चरल अप्रोच। क्या हो जाता है? तो द स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी कि संरचनात्मक दृष्टिकोण। स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण। द सिचुएशनल अप्रोच यानी परिस्थिति जन्य दृष्टिकोण। उसके बाद आपका हो जाता है द कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी कि संरचनात्मक दृष्टिकोण हो जाता है। और द कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी संरचनात्मक होता है ना। और बाइलिंगुअल अप्रोच यानी द्विभाषी, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं कि इंग्लिश में पढ़ाया फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट किया, इस तरह से क्या होता है, तो ये बाइलिंगुअल इसको बोलते हैं। और उसके बाद द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी ग्रामर मतलब क्या होता है? व्याकरण, और ट्रांसलेशन यानी क्या होता है? अनुवाद करना। भाई कहते हैं ना इसका अनुवाद करो यानी ट्रांसलेट करो, तो व्याकरण अनुवाद विधि। उसके बाद आपको हो जाता है द डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष यानी सीधा, यानी सीधी विधि कह सकते हैं आप। और ये सब चीजें हम डिटेल में, बहुत ही ज्यादा डिटेल में इनको सबको हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। और हर एक जितने भी ये मेथड्स हैं, जितने भी अप्रोचेज है, सबको बहुत ही सरल भाषा में बाइलिंगुअल आपको बताया गया है कि किसके आविष्कारक कौन है, कब इसका आविष्कार हुआ, ये क्यों विधि आई, ये सभी चीज़ें आपको बाइलिंगुअल बताया गया है। ठीक है ना। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्टर वेस्ट मेथड यानी डॉक्टर वेस्ट, तो डॉक्टर वेस्ट की नई विधि हो जाती है। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। मैरिट, डीमेरिट सभी चीज़ें देखी थी हम लोगों ने, यानी जितने भी ये मेथड्स है सभी की मेरिट्स, डीमेरिट्स हर एक चीज देखी थी। उसके बाद आपका हो जाता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है ऑडियो लिंगुअल मेथड, यानी क्या हो जाता है? श्रव्य भाषिक विधि। इस पर भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर और वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है। बाकी कुछ लोगों ने तो देख भी रखा होगा, और भी अच्छे से समझना है तो दोबारा भी चीज़ों को देख लें, क्योंकि सीखने के लिए कि ज़रूरी नहीं है एक बार देख लिया उसके बाद भले हम भूल जाए, देखें ना। बाकी तो आप लोगों ने नोट्स तो बना ही लिए होंगे। हम ये बार बार कहते हैं कि नोट्स बनाते हुए चले, चीज़ों को समझते हुए चले, जहाँ पे कोई डाउट कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर करते हुए चले, कमेंट करते हुए चले, है ना। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है व्हाट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं व्याकरण अनुवाद विधि, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि होती है। दिस मेथड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड नेग्लेक्ट्स ट्रेनिंग इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यानी कह रहे हैं यह विधि पढ़ने के महत्व पर तो जोर देती है और बोलने पर सुनने के प्रशिक्षण की उपेक्षा करती है। ये किस पे जोर देती है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो यह विधि पढ़ने के महत्व पर जोर देती है और बोलने और सुनने के प्रशिक्षण की उपेक्षा करती है। यानी इसमें भाई देखिए, जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है तो उसमें यही तो होता है ना कि भाई ये हमने दे दिया आपको, मतलब राधा एक अच्छी लड़की है तो आप उसकी इंग्लिश बना दो, लेकिन इंग्लिश पढ़ी कैसे जाती है? जैसे भाई ये होता है कि इंग्लिश को पढ़ना भी ज़रूरी होता है। जब भी हम कोई भाषा सीख रहे होते हैं तो उसको पढ़ते भी हैं और उसको लिखते भी हैं और सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, तभी हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स भी आप लोगों को पढ़ा रखी है। उसके बाद है व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड। तो बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? द्विभाषीय। क्या होता है? द्विभाषीय, यानी द्विभाषीय का मतलब होता है कि भाई हम आपको क्या कर रहे हैं, तो बाइलिंगुअल हम चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। बहुत सिंपल सा यही एग्जाम्पल हो गया कि हम आपको जैसे पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में बताते हैं फिर उसके बाद हिंदी में बताते हैं, तो बाइलिंगुअल हो जाता है। तो व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड? तो इन दिस मेथड द टीचर गिव द मीनिंग्स ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड सेंटेंस पैटर्न्स इन द मदर टंग। मदर टंग यानी मातृभाषा। चलिए पहले इसकी हम इतनी की हिंदी बताते हैं आप लोगों को, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, इस विधि में शिक्षक अंग्रेजी शब्दों और वाक्य पैटर्न के अर्थ मातृभाषा में बताते हैं, यानी मातृभाषा यानी मदर टंग क्या होते हैं, तो ये आपका हो जाता है मातृभाषा, जिसको आप कहते हैं मदर टंग, जिसमें आप बच्चों को शिक्षा देते हैं। और अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि मातृभाषा की रिस्पेक्ट करें, बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दें, ये सब है ना। दिस हेल्पिंग द पीपल्स इमीडिएटली टू
रिकॉल द ऑब्जेक्ट और सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। यानी कहने का मतलब ये है कि मातृभाषा में बताते हैं जिससे विद्यार्थी क्या कर सकें, विद्यार्थियों को वस्तु या स्थिति को तुरंत याद करने और अर्थ को समझने में मदद मिले। भाई उसकी मातृभाषा में आप चीज़ों को समझाएंगे तो उसके समझ में आएगा। और वैसे आप देखो कि बच्चा बोलने में हिचकिचाता है, कोई क्वेश्चन होता है तो उसको पूछने में हिचकिचा रहा है, लेकिन जब वो अपनी मातृभाषा में यानी मदर टंग में बोलेगा, जिसको उर्दू में मादरी ज़बान भी कहते हैं, ठीक है, जो लोग उर्दू पढ़ते हैं तो उनको ये भी चीज़ें सीखनी है ना, तो सारी लैंग्वेज आपको सीखनी है। और आपके जो ये सेमेस्टर है तो आपको सभी जो भी जितने भी सब्जेक्ट है सभी कवर करने हैं। तो यानी मादरी ज़बान, मातृभाषा या आप मदर टंग बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चों की जो हिचकिचाहट होती है वो दूर होती है। जो भी क्वेश्चन बच्चे करना चाहते हैं वो अपनी लैंग्वेज में वो सरलता से कर सकते हैं। तो उनको क्या होता है, घर जैसा माहौल मिलता है। और जब घर जैसा माहौल मिलता है तो बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, है ना। उनकी हिचकिचाहट भाई दूर होती है। और जहाँ पे हिचकिचाहट होगी वहाँ पे नॉलेज तो नहीं आ सकती, चीज़ें सीख तो नहीं बच्चा सकता, है ना। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है एक्सप्लेन वन मेरिट ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। यानी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, यानी उसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। किसकी, तो द्विभाषी पद्धति का एक गुण आपको बताना है। मेरिट मतलब क्या होता है, तो गुण, गुण मतलब यानी खूबी। क्या होता है, गुण यानी खूबी, उसकी अच्छाई आपको बतानी है। किसकी बतानी है, तो बाइलिंगुअल मेथड की बतानी है। तो देख ले हम लोग बाइलिंगुअल मेथड में भाई बहुत सारी खूबियां हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और आपको हिंदी में भी बताया जा रहा है, बाइलिंगुअल करके बताया जा रहा है, तो आप चीज़ों को सीख पा रहे हैं। और जब चीज़ों को आप सीख पा रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतर है। तो सबसे बड़ी खूबी तो यही हो जाती है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, बाइलिंगुअल मेथड एम्फेसाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्किल और लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको एक गुण बताना है, यानी इसकी एक खूबी बतानी है। तो क्या हो जाता है, बाइलिंगुअल मेथड एम्फेसाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑन लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यही तो है ना। तो द्विभाषी पद्धति में कौशल विकास पर जोर दिया जाता है। भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन पर जोर दिया जाता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है राइट द वन एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर वेस्ट की नई पद्धति का एक क्या, यहाँ पे देखिए मेरिट की बात हो रही है ना। यहाँ पे भी आप राइट वन द एडवांटेज ऑफ द डॉक्टर वेस्ट मेथड। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड का एक लाभ ही आपको बताना है यहाँ पे। तो हम लोग देख लेते हैं दिस मैथड अगेंस्ट एन इम्पोर्टेंस प्लेस इनटू रीडिंग स्किल। देखिए इसको हम मेरिट भी कह सकते हैं, डिमेरिट भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक इनका ये ऐसा पॉइंट आया है कि जिसमें आप अगर मेरिट पूछ लेते हैं तब भी आप इसको लिख सकते हैं, और डिमेरिट्स कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे इन्होंने सिर्फ किस पे, रीडिंग पर जोर दिया है। तीन स्किल को इन्होंने क्या किया है, निगलेक्ट किया है। तो आप जैसे खूबी में लिखना चाहते हैं, जैसे इनकी तारीफ में लिखना चाहते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि दिस मेथड अगेंस्ट इम्पोर्टेंस प्लेस इन द रीडिंग स्किल। यानी इन्होंने अपनी जो इनकी पद्धति है उसमें इन्होंने महत्वपूर्णता यानी कि इन्होंने उसको किसको स्थान दिया है, तो इन्होंने रीडिंग को स्थान दिया है। और आप ऐसे डिमेरिट्स में भी लिख सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ रीडिंग पर यानी रीडिंग को स्थान दिया है, और भाई तीन चीज़ों को इन्होंने निगलेक्ट किया है। तो किसको किसको इन्होंने निगलेक्ट किया है, तो जब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रीडिंग को स्थान दिया है, तो स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग को इन्होंने निगलेक्ट किया है। तो ऐसे आप देखिए चीज़ों को अगर समझ कर आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, अगर एक चीज़ आप याद कर लेते हैं तो दो चीज़ें यानी याद नहीं समझ लेते हैं। याद करने से बहुत चीज़ें नहीं आती है। तो अगर समझ के आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो अगर मेरिट्स पूछा जाता है तब भी लिख लेंगे, डिमेरिट्स पूछा जाता है तब भी लिख लेते हैं, इनके बारे में कोई चीज़ पूछी जा रही है तब भी आप लिख लेंगे, क्योंकि इनके बारे में आपको पता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है डिफाइन डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज एक्सपेक्टली ए मॉडर्न लैंग्वेज, थॉट, कन्वर्सेशन, डिस्कशन
तो पहले हम इसकी हिंदी कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि को परिभाषित कीजिए। तो प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग। क्या कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष विधि एक विदेशी भाषा, विशेषकर आधुनिक भाषा और क्या हो जाता है, बातचीत, चर्चा और अन्य तरीकों को पढ़ाने की विधि है। तो डिस्कशन एंड reading in the language itself without the use of the pupil's language, without translation and without the study of formal grammar। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। पहले इसको देख लें भाई, इसकी भी हम हिंदी देख जरूर लें। भाषा में ही पढ़ना, विद्यार्थी की भाषा का उपयोग के बिना, अनुवाद के बिना तथा औपचारिक व्याकरण के अध्ययन के बिना ये चीज़ हो जाती है कि भाई क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो आपकी कौन सी विधि है, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है भाई, डायरेक्ट मेथड में हम इंग्लिश में आपसे पूछ रहे हैं और डायरेक्ट आप उसका आंसर भी इंग्लिश में दे रहे हैं। तो ये जो विधि हो जाती है, वैसे तो अच्छी भाई विधि है कि भाई हम इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो और इंग्लिश में आप आके और व्याख्या देके यानी व्याख्यान देके चले गए, लेक्चर देके चले गए, बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर सुनेंगे और इसका आंसर उसका निकल जाएगा, माइंड तो उसका खाली रह जाएगा, क्योंकि उसको आता जाता कुछ नहीं। और आपने क्या किया, एकदम डायरेक्ट उसको क्या किया, इंग्लिश में बात करके, इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देके और इंग्लिश में पूरे क्लास को 30-35 मिनट्स आप पढ़ा के और चले गए। बच्चे से पूछो 35 मिनट्स में 5 मिनट्स का भी समझ में आया है क्या? तो ये भी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो इसमें यही विधि का प्रयोग किया गया है डायरेक्ट मेथड में, यानी हम बोल रहे हैं इंग्लिश में और आप फटाफट उसको समझ लो, बाकी हमारी कोई हेडेक नहीं है ना। जो बड़े बड़े स्कूलों में, जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें हैं। उसके बाद हो जाता है अगला क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है। और हमें लग रहा है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन भाई जितनी बार आएगा उतनी बार पढ़ना है। और दूसरी बात ये भी है कि जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है, एक्सप्लेन द यानी व्हाट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इज द लर्निंग of a foreign language or mystery of structures in more important than the acquisition of vocabulary। यानी क्या कह रहे हैं कि यानी कहने का मतलब ये हो जाता है, संरचनात्मक दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि किसी विदेशी भाषा को सीखने में शब्दावली के अधिग्रहण की तुलना में संरचनाओं की निपुणता अधिक महत्वपूर्ण हो। ठीक है, यानी महत्वपूर्ण है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कैटेगरीज स्ट्रक्चर, यानी श्रेणियों, संरचना के प्रकारों की व्याख्या करें। तो बेसिकली वी में डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज, यानी मूलतः इस 4 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित हो सकता है। कौन से, सेंटेंस पैटर्न यानी वाक्य पैटर्न में हो सकता है। नंबर 2 है फ्रेज पैटर्न यानी वाक्यांश पैटर्न में। और क्या हो जाता है, फॉर्मूला यानी सूत्र पैटर्न में हो सकता है। और क्या हो जाता है, आइडम्स यानी मुहावरे में हो जाता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं जब पूछा जाए एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कैटेगरीज स्ट्रक्चर। तो कैटेगरीज में आपको पता है कि सेंटेंस भी होता है, सेंटेंस यानी वाक्य पैटर्न, और क्या फ्रेसेस पैटर्न और फॉर्मूलाज पैटर्न और आइडम्स पैटर्न ये हो जाते हैं। क्योंकि भाई लैंग्वेज जो है उसी लैंग्वेज में तो आपको लिखना रहेगा, लेकिन जब चीज़ें हिंदी में भी पता होंगी तो आप कुछ चीज़ें अगर भूल भी रहे हैं तो आप हिंदी से जोड़कर उसको उस चीज़ से कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। और बेहतर ही क्यों, बेहतरीन भी हो जाएंगी, है ना। क्योंकि हम तो यहाँ पे बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ बेहतर करने से काम नहीं चलने वाला है ना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, राइट वन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। क्या कह रहे हैं कि संरचनात्मक दृष्टिकोण का एक उद्देश्य लिखिए। तो क्या उद्देश्य हो जाता है, टू ईच द 4 फंडामेंटल स्किल नेमली अवर अनएसेंशियल वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड फॉर एक्टिव यूज। यानी कह रहे हैं सक्रिय प्रयोग के लिए लगभग 3000 मूल शब्दों की आवश्यक शब्दावली अर्थात 4 मूलभूत कौशल सिखाना,
है ना, ये हो जाता है। राइट द अदर नेम, निक नेम, अदर नेम यानी पहले से तो नाम है ही है, उसके बाद और भी, जैसे आपके घर में आपका नाम कुछ और होगा, जैसे गोलू मोलू, है ना, ऐसा होता नहीं नाम, किसी के यहाँ रिंकी चिंकी, इस तरह से होता है। लेकिन जो और लिखा पढ़ी में नाम होते हैं, स्कूल में नाम होते हैं, तो दूसरे नाम होते हैं, तो उसी को निक नेम कहते हैं, जो घर में लोग प्यार से पुकारते हैं। तो राइट द अदर नेम निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच का भी जो है क्या है, निक नेम है, तो इसको आपको बताना है। तो इसमें कौन सा, तो ओरल अप्रोच कौन सा है, तो ओरल अप्रोच यानी मौखिक दृष्टिकोण। कहते नहीं कोई चीज ओरल बताओ, ओरल मतलब मौखिक, मौखिक में, है ना, तो ओरल अप्रोच इसका क्या है, निक नेम है, याद रखिएगा बहुत अच्छे से आप लोग। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई लाइक सब्सक्राइब आप लोग करते रहें, भाई कमेंट भी किया कीजिए, दूसरी बात आप लोग शेयर भी किया कीजिए। हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, लेकिन आप एक लाइक भी जब तक याद ना दिलाओ तब तक आप लाइक भी नहीं करते हैं, है ना, ऐसा भाई नहीं करना चाहिए आप लोगों को। राइट फ्यू वर्ड ऑन ऑडियो लिंग्वल मेथड, संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है, यहाँ पे आपका हो जाता है क्या है, ये है राइट फ्यू वर्ड ऑन ऑडियो लिंग्वल मेथड के बारे में ये कह रहे हैं, है ना। तो जो ऑडियो होता है, ऑडियो का मतलब जो जिस चीज से हम सुनकर ज्ञान को प्राप्त कर सकें, वो विधि के बारे में पूछ रहे हैं, यानी श्रव्य भाषक पद्धति पर कुछ शब्द आपको लिखने हैं। यहाँ पे हो जाता है राइट फ्यू वर्ड मतलब कुछ वर्ड लिखें आप, किसके बारे में, ऑडियो लिंग्वल मेथड, यानी ऑडियो लिंग्वल मेथड यानी कि जो हम सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे रेडियो से प्राप्त करते हैं, है ना, वो। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कह रहे हैं, राइट फ्यू वर्ड ऑन ऑडियो लिंग्वल मेथड, यानी श्रव्य भाषिक पद्धति पर कुछ शब्द लिखें। भाई श्रव्य जो चीज़ आप सुनकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसके बारे में आपको कुछ वर्ड लिखने, यानी उसकी, भाई किसी के बारे में कुछ पूछ रहे हैं तो उसकी खूबियाँ ही लिखेंगे ना। तो इन द ऑडियो लिंग्वल, और पहली बात इसमें कोई बुराइयाँ हैं भी नहीं, है ना, सुनकर अगर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना। आप कहीं दूर बैठे हैं और यहाँ पे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अपने घर पे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। तो इन द ऑडियो लिंग्वल मेथड लैंग्वेज फॉर्म्स डू नॉट ऑक्योर बाय थेमसेल्फ, द ऑक्योर मोस्ट नेचुरली विद इन ए कॉन्टेक्ट. The audio lingual method was developed in the United States during World War II. यानी कह रहे हैं ऑडियो विजुअल विधि में भाषा के रूप अपने आप नहीं आते हैं, वे एक संदर्भ के भीतर सबसे स्वाभाविक रूप से आते हैं। ऑडियो लिंग्वल विधि का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, है ना। देखिए डूरिंग वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। और आपका क्वेश्चन हो जाता है आज की सीरीज का नेक्स्ट, व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है क्या हो जाता है, देख लेते हैं। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर सेंट्रल अप्रोच इन द अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, एक्यूरेसी एंड appropriations are equally important। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। क्या ये कह रहा है कि व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है, तो संचारी दृष्टिकोण शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में किसी बात को कहने की धारा प्रवाहता, सटीकता और उपयुक्तता से लेकर हर चीज समान रूप से क्या है, तो महत्वपूर्ण है। व्हाट इज प्रोज, तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि व्हाट इज प्रोज, गद्य क्या है, गद्य क्या है। व्हाट इज प्रोज क्या कह रहे हैं, गद्य क्या है। अकॉर्डिंग टू कॉलरेज, यानी कॉलरेज के अनुसार, जैसे आप कहते हैं इनके अनुसार, तो अकॉर्डिंग किसके, तो किसके अनुसार, तो आपका हो जाता है कॉलरेज के अनुसार। प्रोज इज द वर्ड इन द देयर बेस्ट अदर, यानी गद्य शब्दों का सर्वोत्तम गुण है, ये चीज आप कह सकते हो। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है राइट टू एम ऑफ प्रोज, तो आपका हो जाता है कि इसके क्या करने हैं, गद्य के दो उद्देश्य लिखने हैं। क्या उद्देश्य हैं दो, टू
रिप्रेजेंट देन फॉर साइलेंट रीडिंग, यानी उन्हें मौन पढ़ने के लिए तैयार करना। और क्या हो जाता है, टू डेवलप देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरीज, यानी उनकी सक्रिय और निष्क्रिय शब्दावली का विकास करना, यानी दोनों तरह का विकास भी करना और मौन पढ़ने के लिए तैयार भी करना। मौन पठन आप लोगों ने हिंदी में देखिए पढ़ा, साइलेंट जो आप रह के आप पढ़ते हो तो क्या करते हो भाई, आपके आसपास में कोई बैठा है और आप जोर जोर से पढ़ रहे हो तो वो डिस्टर्ब होगा। स्लो स्लो से आप पढ़ोगे तो यानी मौन होकर पढ़ोगे, अपने मन ही मन में पढ़ोगे तो वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा। हालांकि इसमें कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं, सभी में होते हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। तो खैर इस पे हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर बहुत जैसे कि आपको डिटेल में चीज़ों को जानना है ना, तो आप लोग वहाँ पे जाएं और आपको चीज़ें मिल जाएंगी और आप अच्छे से उसको समझ लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग में हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाता है गिव डिफिनेशन ऑफ पोएट्री, क्या कह रहे हैं कि कविता की परिभाषा लिखिए। तो आप लिख सकते हो आराम से, किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू क्या है, प्रोफेसर हडसन के अनुसार हमको लिखना है, यानी इनके अनुसार हमको देखना है चीज़ों को। तो पोएट्री इज मेड आउट ऑफ लाइफ, बिलोंग टू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ ओनली। क्या कह रहे हैं, जीवन से संबंधित होती है और जीवन के लिए ही अस्तित्व रखती है ये पोएट्री। फिर आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है गिव द 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, कविता पढ़ाने के 2 उद्देश्य बताएं। तो यहाँ पे हो जाता है टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट टू ब्यूटी, यानी छात्रों को कविता की सुंदरता और राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम, यानी तुक और शैली की सराहना करने में सक्षम बनाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को सेशन कैसा लगा, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि देखिए पहली बात तो बाइलिंगुअल है, हर एक चीज़ को हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है, तो चीज़ें तो आपको समझ में आनी ही चाहिए। और अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक भी ज़रूर आप लोग को करना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए भाई बहुत मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं, तो क्या आप एक लाइक भी नहीं कर सकते भाई, इतनी मेहनत का तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, ठीक है। तो आप लोग लाइक भी ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हर एक चीज़ आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी, वो भी आपको फ्री में, फ्री PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगे, और आपको जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें आपको फ्री में ही मिलेगी। तो सब इतनी चीज़ें जब हमको फ्री में मिल रही है तो हमें सिर्फ क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और जब भी हम क्लास को देखें तो हमको लाइक करना है, क्योंकि लाइक करना क्या है भाई, हमारी जब हम देखेंगे कि हाँ आप लोग हमें मोटिवेट कर रहे हैं तभी तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वैसे तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, और जब डिमोटिवेट हो जाएंगे तो यही होगा कि भाई हमको भाई क्लासेस नहीं लेनी है ना। और ऐसे ही है भाई, आज हम एक क्लास ले रहे हैं तो कल हम आपके 2 क्लासेस ले रहे हैं, और उसके बाद हम सारी क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो है जितनी नज़दीक आपके एग्जाम आते चले जाएंगे उतने ही हम लोग क्या करेंगे, उतने ही क्लासेस ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे। अभी क्या है, अभी आप अच्छे से थोड़ा थोड़ा पढ़ें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज दे के जाती हैं और हमारी तैयारी भी बेहतर बनती चली जाती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को बहुत अच्छे से करें। और